नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अव्यय। आज क्या पढ़ेंगे? अव्यय। और अव्यय में हमें क्या पढ़ना है? अव्यय की भेद पढ़ेंगे। अव्यय होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये कहाँ काम आता है, उनके बारे में जानेंगे। वैसे तो शब्द दो तरह से होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं विकार के आधार पर। एक तो होता है विकारी और दूसरा कौन सा होता है? अविकारी। कौन सा होता है? अविकारी। सब दो तरह के होते हैं विकार के आधार पर। एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। अब ये विकारी और अविकारी है, इनमें क्या होता है, ये व्याकरणिक कोटियों के आधार पर इनको बांटा जा सकता है। यानी व्याकरणिक कोटियों के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं? विकारी। और जिनका परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? अव्यय की। अव्यय क्या है देखिए, तो अव्यय, अव्यय को क्या कहा जाता है? अविकारी भी कहा जाता है। अविकारी। अविकारी शब्द बना कैसे? तो अधन विकार से बना है, ठीक। और अ का अर्थ होता है नहीं, क्या होता है? नहीं। और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। और इसी तरह हम ये कह सकते हैं अ और वह, यानी अव्यय शब्द। अव्यय शब्द किससे बनते हैं? अ और वह से बनते हैं। तो अ का अर्थ नहीं और वह का अर्थ होता है खर्च, यानी जो खर्च नहीं किए जा सकते उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय शब्द। जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब हम इसके परिभाषा की बात करते हैं कि ये परिभाषा क्या होगी इसकी? अव्यय या अविकारी शब्द भी से हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द। तो देखिए परिभाषा क्या है इसकी। परिभाषा, वे शब्द जो, वे शब्द जो कारक, वे शब्द जो कारक काल, वे शब्द जो कारक काल, लिंग, वचन, लिंग, वचन आदि के, आदि व्याकरणिक के नहीं लिखने, आदि व्याकरणिक, आदि व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं, ठीक। देखिए परिभाषा समझिए, फिर हम इसके आगे बात करें। यानी वे शब्द जो कारक काल, लिंग, वचन, ये क्या होते हैं? चार व्याकरणिक कोटियां होती है। क्या होते हैं? चार व्याकरणिक कोटियां। इससे क्या होंगे? अप्रभावित। अप्रभावित यानी जिस पर कोई, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी उन शब्दों पर व्याकरणिक कोटियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। यानी व्याकरणिक कोटियों जिन पर प्रभाव पड़ता है वो तो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और जिनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता वो क्या कहलाएंगे? अव्यय या अविकारी शब्द। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आएगा। अविकारिता और विकारी दोनों का उदाहरण मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप, उदाहरण है राम धीरे धीरे चलता है। और यही उदाहरण में दूसरा लिख रहा हूं, सीता धीरे धीरे चलती है, ठीक। अब यहां पर क्या है? राम धीरे धीरे चलता है,
सीता धीरे धीरे चलती है। चलना और चलती और चलता पर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इन दोनों में क्या हो रहा है? परिवर्तन। किसके कारण हो रहा है? कर्ता के कारण हो रहा है। ठीक, लेकिन इन दोनों शब्दों में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये शब्द तो क्या होंगे? विकारी शब्द होंगे। क्या होंगे? विकारी, जिनका परिवर्तन हो रहा है। किसके आधार पर? कारक, काल, लिंग, वचन के आधार पर। वचन की बात करें तो जैसे एक उदाहरण और लिख लीजिए, राम व सीता धीरे धीरे चलते हैं। अब देखिए, वचन के आधार पर भी परिवर्तन हो रहा है और यहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी लिंग के आधार पर भी परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कर्ता के आधार पर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है और वचन के आधार पर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वो कौन सा होगा? कौन से होंगे? वो अविकारी होंगे। कौन से होंगे? अविकारी शब्द होंगे। तो यानी क्या होगा? अविकारी की बात करें तो वे शब्द जो कारक, लिंग, वचन, काल के आधार पर परिवर्तित न हो, यानी व्याकरणिक कोटियों से प्रभावित न हो, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गई होगी बात। अव्यय शब्द को आपको ध्यान में यही रखना है, वे शब्द जो कारक, काल, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तित न हो, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय अविकारी शब्द कहलाते हैं। साधारण भाषा में हम ये समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के भेद, अव्यय के भेद कितने होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। मुख्यतः 4 भेद होते हैं, वैसे 5 भी होते हैं। 5वां कौन सा होता है? निपात को माना जाता है। तो मैं पहले आपको भेदों के नाम बता देता हूं, कौन कौन से हैं। एक होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय। और तीसरा होता है विस्मय आदि बोधक अव्यय। और चौथा होता है संबंध बोधक अव्यय। कौन सा होता है? संबंध बोधक अव्यय। ठीक, ये 4 भेद होते हैं, मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अब मैं एक भेद और बता रहा था आपको, जो कौन सा होता है, जिसे क्या कह सकते हैं हम? निपात भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निपात भी कहते हैं। ये एक अन्य भेद होता है। मुख्यतः तो 4 ही भेद होते हैं, 4 ही माने, लेकिन निपात भी आता है, वो भी अव्यय ही शब्द माना है। क्यों माना गया? निपात ही है, वो भी क्या परिवर्तित नहीं होता, अप्रभावित रहता है, चाहे वो लिंग हो, वचन हो, कारक हो, किसी भी तरह का हो, व्याकरण कोई सी भी कोटि, उनके आधार पर निपात परिवर्तित नहीं होता, इसलिए निपात को भी क्या माना गया है? अव्यय माना गया है। ये थे भेद। 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 4 भेद होते हैं अव्यय के, और वो होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और विस्मयादि बोधक अव्यय, और संबंध बोधक अव्यय। अब हम पढ़ेंगे किसे? क्रिया विशेषण अव्यय। क्या पढ़ना है? क्रिया विशेषण अव्यय। क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ेंगे। तो देखिए क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। क्रिया, देखिए शब्द बदलते हैं, क्रिया प्लस विशेषण। किससे बना ये शब्द? क्रिया विशेषण से बना। क्रिया जैसे चलना, घूमना, फिरना, क्रिया। विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषता बताना। विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द। और किसकी विशेषता बताएंगे? तो ये क्रिया की बताएंगे। किसकी बताएंगे? क्रिया की विशेषता बताएंगे। तो यानी क्रिया विशेषण क्या होंगे? क्रिया विशेषण वे होंगे वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं, क्रिया विशेषण
अव्यय कहते हैं। तो अब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या है, देखिए परिभाषा है वे शब्द जो क्रिया की, वे शब्द जो क्रिया की विशेषताओं को, क्रिया की विशेषताओं को प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये तो हम बात किसकी करें, क्रिया विशेषण। अगर अव्यय की बात करें तो क्या लिखेंगे, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। बात दोनों सेम है, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं, केवल यहाँ पर इतना सा परिवर्तन, यहाँ पर मैंने अविकारी लिख दिया, परिभाषा सेम है, कोई फर्क नहीं। यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन अविकारी शब्द उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, जैसे उदाहरण है हमने पहले ही देखा था, जैसे कृष्ण धीरे धीरे चलता है, ठीक। दूसरा उदाहरण हम लिखेंगे, राधा धीरे धीरे चलती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें एक चीज ध्यान में रखने वाली है, क्रिया विशेषण जब पढ़ते हैं तो हमें ये जानना है कि क्या कह रहा है, कि कैसे चलती है। यानी क्रिया की बात करें तो क्रिया का तरीका उसका पता करना है, भी क्या बता रहा है, भी क्रिया की क्या विशेषता है। जैसे स्थान की बात करेगा या के कुछ और की बात करता है, जैसे चलना की क्रिया है, यानी क्रिया की विशेषता है, तो क्रिया की क्या विशेषता है, तो क्रिया विशेषता है ये क्या है, धीरे धीरे चल रही है। यहाँ पर कृष्ण पुल्लिंग है, यहाँ पर राधा स्त्रीलिंग, दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, फिर भी ये दोनों शब्द हैं, ये क्या है, परिवर्तित नहीं होते, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, क्रिया विशेषण अव्यय होगा। तो क्रिया विशेषण अव्यय है, वो आपने ध्यान दे लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में जानते हैं। तो क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उनकी बात करते हैं तो वो 4 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला होगा रीतिवाचक। कौन सा होगा, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा भेद होगा वो होगा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और जो तीसरा जो भेद होगा वो होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और अंतिम जो भेद है वो कौन सा है, चौथा,
चौथा जो भेद होगा वो होगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव, ये क्या होते हैं? क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण भेद, कालवाचक क्रिया विशेषण भेद, और तीसरा हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये चार क्या होते हैं? क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। क्या होते हैं? भेद। इन चारों के बारे में अब हम डिटेल से जानेंगे, पूरी तरह से इनको समझेंगे क्या है क्या नहीं। तो देखिए, पहला है अपना एक नंबर क्या था? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या था? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो रीति, सबसे पहले हम रीति का अर्थ जानते हैं। तो रीति का अर्थ क्या होता है? तरीका होता है, परंपरा होता है। क्या होता है? तरीका, परंपरा, पद्धति और भी बहुत सारे होते हैं। शैली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शैली या ढंग, काम करने का ढंग। ठीक, क्या हो सकता है? ढंग। और अगर हम बात करें तो तरीका, परंपरा, पद्धति, शैली, ढंग, रीति भी कहा जाता है। काव्य शास्त्र के आधार पर इनको वृत्ति भी कहा जाता है, मार्ग भी कहा जाता है। लेकिन हमें इतना ध्यान नहीं रखना है, हमें क्रिया विशेषण के आधार पर एक ही बात ध्यान रखनी, तरीका, पद्धति, शैली या परंपरा, ढंग, इनसे यानी कैसे चल रहा है, बस इतना ध्यान होना चाहिए। तो अब परिभाषा की बात हम करते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या होगी इसकी? परिभाषा की बात कर रहे हैं तो परिभाषा है वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की घटित होने की रीति, अर्थात की रीति अर्थात तरीके का, रीति अर्थात तरीके को बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते, कि क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। विशेषण अव्यय कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। हाँ, तो हमने क्या बात की थी? रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करी थी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? तो इसकी परिभाषा हमने पढ़ ली कि वे अविकारी शब्द जो क्रिया की घटित होने की रीति अर्थात तरीके को बताते हैं। क्या बताते हैं? अर्थात तरीके को बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यह क्या था? रीतिवाचक क्रिया विशेषण था। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, उसके बारे में हमें एक बात और करेंगे। उसको पहचान करने का जो तरीका है वो आपको मैं बताता हूं। तो वो क्या होता है? देखिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसके जानने का जो तरीका है, किस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं। एक ट्रिक होती है। तो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि रीति
वाचक क्रिया विशेषण, रीति वाचक क्रिया विशेषण, विशेषण वह अव्यय को, क्रिया विशेषण अव्यय को ज्ञात करने हेतु, ज्ञात करने हेतु, ज्ञात करने हेतु क्रिया विशेष, क्रिया से कैसे, क्रिया से कैसे का पर्सन करते हैं। क्या पर्सन करते हैं? क्रिया से कैसे का पर्सन करते हैं। और जब कैसे का पर्सन करते हैं तो कैसे का उत्तर आता है, तो उत्तर आता है तो वहां क्या होगी? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। देखिए हमें क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, केवल कैसे का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण लिखकर समझाता हूं मैं आपको। जैसे वह धीरे धीरे बोलता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है। ठीक, अब देखिए वह कैसे बोलता है, तो धीरे धीरे बोलना से हमने क्या प्रश्न किया? कैसे बोलता है, कैसे बोलता है, बोलता है कैसे का उत्तर क्या रहा? धीरे धीरे बोलता है। वह कैसे दौड़ता है? कैसे दौड़ता है, तो इसका उत्तर क्या आ रहा है? कैसे का उत्तर क्या आ रहा है? धीरे धीरे दौड़ता है। ठीक, इसी तरह वह तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ते हैं? तो तेज दौड़ता है। तेज उत्तर आ रहा है। वो तेज शब्द क्या है? ये शब्द जो आ रहे हैं ये क्या होंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। ध्यान में आ गया होगा। एक बार और सुनिए, अव्यय किसे कहते हैं? कि वे अव्यय रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने का तरीका, ज्ञात करना यानी जानना। क्या होता है? जानना, जानने हेतु या बोध करने हेतु या पहचान करने हेतु, ये भी कर सकते हैं पहचान करने हेतु, जानने हेतु। क्या होगा? जानने हेतु हम क्या करेंगे? क्रिया से। किससे प्रश्न करना है? ये ध्यान रखना, क्रिया से प्रश्न करेंगे। और जैसे क्रिया से प्रश्न क्या करेंगे? क्रिया का प्रश्न हो कैसे से, यानी कैसे का प्रश्न करना है। और प्रश्न करने के बाद कैसे का जब उत्तर आता है तो वहां पर क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है धीरे धीरे बोलते, कैसे बोलते? धीरे धीरे। जैसे एक उदाहरण और देखिए, वह तेज बोलता है। ठीक, वह जोर से दहाड़ता है। कैसे दहाड़ता है? जोर से दहाड़ता है। कैसे बोलता है? तेज बोलता है। अब यहां पर जो उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा है वो क्या है? क्रिया विशेषण। कैसे से हमने प्रश्न किया और प्रश्न करने के बाद जिसका उत्तर आ रहा है वो क्या है? क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये था रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण था। अब हम बात करेंगे किसकी? अब कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कालबोधक क्रिया विशेषण की। दूसरे भेद की बात करते हैं। दूसरा भेद कौन सा है? कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय। कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय की हम बात कर रहे हैं। कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है? देखिए यहां पर क्या दिया गया? काल। काल, काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ
यानी ये काल का अर्थ है यहां पर सम्य, और बोधक का अर्थ होता है ज्ञान करवाना, ठीक, जानना, बोध करवाना। ये क्या है, काल बोध क्रिया विशेषण है। काल का अर्थ क्या होगा, सम्य होगा। अब देखिए परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा क्या होती है। परिभाषा परिभाषा है वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के घटित होने, क्रिया के घटित होने के समय अर्थात काल, होने के काल अर्थात समय का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं, समय का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें काल बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखिए वे अविकारी शब्द जो क्रिया के घटित होने के काल अर्थात समय का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, काल बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल बोधक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो वे अविकारी शब्द जो क्रिया के घटित होने, यानी जब क्रिया घटे उसके समय, उसके टाइम, उसका काल का हमें ज्ञान होता है या बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, हमें काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब इसके पहचान करने के जो तरीके हैं उनकी बात करते हैं। इनके दो तीन तरीके होते हैं कैसे पहचान सकते हैं। जैसे हमने ऋतुवाचक में क्या पढ़ा था कि क्रिया का प्रश्न, क्रिया से क्या प्रश्न करे, कैसे का प्रश्न करे, कैसे का उत्तर आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, काल क्रिया, ऋतुवाचक क्रिया विशेषण। कालबोधक में क्या होता है, देखिए ट्रिक पहचानेंगे इसकी क्या होगी। तो ट्रिक क्या है, कालबोधक क्रिया विशेषण को काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय को ज्ञात करने हेतु, ज्ञात यानी जानने हेतु, ज्ञात अर्थात जानने हेतु, जानने हेतु क्रिया से, जानने हेतु क्रिया से प्रश्न करेंगे कब, क्रिया से कब का प्रश्न करते हैं, कब का क्या करते हैं, कब का या कब से, या क्या होगा, या कब से। क्रिया से प्रश्न क्या करें, कब का या कब से प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय को ज्ञात करने अर्थात जानने हेतु, ज्ञात करने हेतु या जानने हेतु कब का या कब से, क्या किससे प्रश्न करें, क्रिया से करें, कब या कब से का प्रश्न करते हैं। और प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आता है, जो उत्तर आता है, क्या आता है, जो उत्तर आता है या आया है, आता है तो, आता है तो वहां क्रिया से कब या कब से प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आता है या उत्तर आया है, या उत्तर आया है तो वहां कौन सा होगा, तो वहां काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। ठीक, ये था।
कालबोधक क्रिया विशेषण में हमें क्या ध्यान रखना है, ज्ञात करने हेतु क्या करना होगा, ज्ञात करने या जानने हेतु, या जानने हेतु क्रिया से कब का या कब से का क्या करेंगे, प्रश्न करते हैं। तो जो उत्तर आता है वहां क्या होगा, कालबोधक क्रिया विशेषण अवयव। कालबोधक क्रिया विशेषण में क्रिया से में कब क्या कब से का प्रश्न करेंगे। जैसे उसका उत्तर आ रहा है तो वो उत्तर क्या होता है, तो वहां कौन सा उत्तर आता है, तो वहां कौन सा क्रिया कालवाचक क्या होगा, कालबोधक क्रिया विशेषण अवयव। यानी जो उत्तर आ रहा है वही क्या होगा, कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। एक दूसरी भी बात हम कह सकते हैं, दूसरी अगर हम ध्यान रखनी है तो क्या ध्यान रखेंगे, यदि किसी भी वाक्य में, यदि किसी भी वाक्य में कोई भी समय सूचक शब्द, कोई भी समय सूचक शब्द, कोई भी समय सूचक शब्द आए तो उस वाक्य में आए तो उस वाक्य में कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ठीक, जैसे घड़ी का समय है, घड़ी का समय यानी 2 बजे 3 बजे, जैसे 2 बजे दे दिया या 3 बजे दे दिया, ये क्या होते हैं, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 3 बजे से पढ़ रहा है, ये क्या है, कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। और उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे उदाहरण में यहां लिख रहा हूं, जैसे वह कल आया है, तो प्रश्न पूछा गया वह कब आया है, तो कल आया है। वह वहां कल से रह रहा है, वह वहां कब से रह रहा है, तो कब से रह रहा है, कल से। तो ये जो उत्तर आ रहे हैं वो क्या होंगे, क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।